नमस्कार, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन डिस्कशन में। पिछले वीडियोज में हमने 1 से लेकर 131 तक के लघुत्तरीय सवालों को देखा था और इनसे आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम 131 से आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। आपका सवाल नंबर 132 में है कि ऊर्जा में ठोस पट्टी सिद्धांत क्या है। ऊर्जा में ठोस पट्टी सिद्धांत के अनुसार जब ठोस पदार्थ का निर्माण होता है तो निर्माण के क्रम में परमाणु एक दूसरे के करीब होने के कारण उनके ऊर्जा स्तर मिलकर एक ऊर्जा पट्टी का निर्माण करते हैं, जिसे ऊर्जा बैंड कहा जाता है। यह बैंड 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका चालन बैंड, एक आपका है वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, और उनके बीच का जो अंतर है वह कहलाता है रिक्त बैंड या वर्जित ऊर्जा बैंड। आप इन बैंड को इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला आपका है वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड। संयोजी बैंड आपका जो है वह इलेक्ट्रॉनों से प्रायः पूर्ण या आंशिक रूप से भरा होता है। इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं संयोजी बैंड में, लेकिन जब इनकी ऊर्जा बढ़ती है तो ये पहुंच जाते हैं चालन बैंड में, और इसी चालन बैंड से इलेक्ट्रॉन का चालन हो पाता है। और इन दोनों बैंड के बीच, इन दोनों ऊर्जा पट्टी के बीच जो अंतराल होता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं या वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब इसके आधार पर हम व्याख्या कर सकते हैं चालक, अर्धचालक और कुचालक का। तो चालक की बात करते हैं तो चालक में जो वैलेंस बैंड होते हैं और कंडक्शन बैंड होते हैं, अर्थात जो चालन बैंड होते हैं और संयोजी बैंड होते हैं, वो या तो आच्छादित होते हैं, या तो एक दूसरे पर आच्छादित होते हैं, या फिर उनके बीच में ऊर्जा का अंतराल काफ़ी कम होता है। साथ ही साथ यदि हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में जो संयोजी बैंड है और जो चालन बैंड है उनके बीच में ऊर्जा का अल्प अंतर होता है। थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होने पर जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो चालन बैंड में जाकर चालन करना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि कुचालक में यह अंतराल इतना अधिक होता है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं आ पाते हैं। तो मुख्य अंतर यही है कि आपका चालक में या तो दोनों ओवरलैप करते हैं, आच्छादित होते हैं, अर्थात संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से ही चालन बैंड में मौजूद होते हैं, या फिर अगर हम अर्धचालक की बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा का अंतराल काफ़ी कम होता है। थोड़ी ऊर्जा देने पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुँच जाते हैं, जबकि कुचालक में यह अंतराल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगले सवाल की ओर, बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं? इसे हम पिछले वीडियो में भी देखे थे। बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी परमाणु नाभिक को उसके सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में पूर्णतः अलग करने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात वह ऊर्जा जो हम किसी नाभिक को दे दें तो वह अपने न्यूक्लियनों को मुक्त कर दे। यह ऊर्जा द्रव्यमान क्षति के बराबर ऊर्जा से संबंधित होती है। किसी नाभिक को उसके घटकीय कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध तथा अशुद्ध, मिस्टेक है, शुद्ध तथा अशुद्ध अर्धचालक में क्या अंतर है? तो शुद्ध तथा अशुद्ध अर्धचालक की बात करते हैं तो जो शुद्ध अर्धचालक है वह पूर्णतः शुद्ध होता है, जबकि जो अशुद्ध अर्धचालक होता है उसमें अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है, और यह अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे हम डोपिंग कहते हैं। सवाल भी पहले पूछा गया है कि डोपिंग किसे कहते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें कुछ बाह्य अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, इसे डोपिंग कहा जाता है। अशुद्धि की मात्रा इसमें नहीं होती है शुद्ध अर्धचालक में, जबकि अशुद्ध अर्धचालक में बाहर से अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। बहुसंख्यक आवेश वाहक शुद्ध अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते हैं,
इस कारण ये सामान्य अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जबकि अशुद्ध अर्धचालक में अगर एन टाइप की बात करें तो उसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, और पी टाइप की बात करें तो उसमें आवेशवाहक होल पॉजिटिव होते हैं। अल्पवाहक शुद्ध में नहीं होता है, अशुद्ध में होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊर्जा स्तर गैप की यदि बात करें तो ऊर्जा स्तर गैप के मध्य में यह आता है शुद्ध अर्धचालक, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा था ठोसों की ऊर्जा पट्टी सिद्धांत में, जबकि एन टाइप में ऊपर होता है और पी टाइप में नीचे होता है। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर शुद्ध अर्धचालक की चालकता तेजी से बढ़ती है, जबकि अशुद्ध अर्धचालक सामान्य ताप पर भी अच्छी चालकता प्रदान करता है। शुद्ध अर्धचालक का उपयोग प्रायः कम ही उपयोग करते हैं, जबकि अशुद्ध अर्धचालक पी टाइप हो या एन टाइप हो, इनका उपयोग काफ़ी प्रकार के उपकरणों, काफ़ी प्रकार के सेल, सौर सेल एवं अन्य डायोड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, हाँ, आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। शुद्ध अर्धचालक जैसे केवल सिलिकॉन की बात करते हैं। अशुद्ध अर्धचालक में अगर एन टाइप बनाना हो तो सिलिकॉन के साथ फास्फोरस, और पी टाइप बनाना हो तो सिलिकॉन के साथ बोरॉन। यहाँ फास्फोरस और बोरॉन अशुद्धि के रूप में सिलिकॉन जैसे शुद्ध अर्धचालक के साथ मिलाई जाती है। पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। आपने जैसा देखा कि अशुद्ध अर्धचालक के दो प्रकार हैं, पी प्रकार और एन प्रकार, जो मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर कही जाती है। यदि मिलाई गई अशुद्धि त्रिसंयोजी हो तो वह पी प्रकार का अर्धचालक बनाता है, और यदि पंच संयोजी हो तो यह एन प्रकार का अर्धचालक बनाता है। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक होल होते हैं, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक वाहक में होल होते हैं पी में, और एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अल्पसंख्यक वाहक की बात करते हैं जिनकी संख्या कम हो, वह पी में इलेक्ट्रॉन होता है और एन में होल होता है। चालकता का कारण, तो पी में होल की अधिकता होती है और एन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आवेश का वहन, तो चूंकि पी में होल अधिकता होती है इसलिए वो धनात्मक होते हैं, और एन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इसलिए ऋणात्मक होते हैं। इसमें ऊर्जा स्तर जो है वह संयोजक पट्टी के पास होता है, जबकि इसमें चालन पट्टी के पास होता है। उपयोग की बात करें तो पी तथा एन प्रकार का उपयोग डायोड को बनाने में किया जाता है। सौर सेल की व्याख्या करें तो सौर सेल एक ऐसा यंत्र है जो अर्धचालक द्वारा बना हुआ है। यह सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह पीएन संधि पर आधारित होता है और फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब सूर्य का प्रकाश सौर सेल पर पड़ता है तो प्रकाश ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं। पीएन संधि पर उपस्थित आंतरिक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों और होलों को विपरीत दिशाओं में प्रवाहित करता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थात जब पीएन संधि पर उचित आवृत्ति के फोटोन आपतित होते हैं तो यहाँ से होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, और चूंकि होल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइप होता है, इस कारण से यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके लाभ, यह नवीकरणीय स्रोत है तथा प्रदूषण मुक्त है, रखरखाव की आवश्यकता कम पड़ती है, और वैसे क्षेत्र में भी उपयोगी है जहाँ पर विद्युत के कनेक्शन पोल द्वारा अथवा तार द्वारा भेजे नहीं जा सकते हैं। आप इसके चित्र इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें पीएन संधि, ऊपर कांच की पट्टी, जहाँ प्रकाश पड़ने पर यह प्रकाश संधि के पास पहुँचता है और वहाँ इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होते हैं। होल एक तरफ पहुँचते हैं जहाँ पॉजिटिव टाइप बनता है, और इलेक्ट्रॉन दूसरी ओर पहुँचते हैं जहाँ निगेटिव टाइप बनता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर, सैटेलाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट और सौर पैनल में किया जाता है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कहते हैं, यह भी
पीएन डायोड संधि से बना होता है। यह विद्युत दीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात इसके सिद्धांत के अनुसार जब एलईडी को अग्र अभिनत करते हैं, फॉरवर्ड वाइज करते हैं, अग्र अभिनत करते हैं, तो पी प्रकार के होल और एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन संधि के क्षेत्र में पुनः संयोजित होते हैं और इस पुनर्संयोजन के दौरान ऊर्जा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है, निकलती है, जिसके कारण एलईडी प्रकाश प्रदान करता है। इसकी मुख्य विशेषता, यह कम ऊर्जा खपत करती है, इसका जीवन काल लंबा होता है, तुरंत प्रकाश प्रदान करता है और विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। इसके अन्य उपयोग, आपने एलईडी को देखा होगा, इसका उपयोग संकेतक लाइट, जो रेलवे सिग्नल ये सब के लाइट होते हैं या रोड सिग्नल के लाइट होते हैं, डिजिटल डिस्प्ले सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, एलईडी बल्ब, टीवी और मोबाइल स्क्रीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पीएन संधि क्या है? पीएन संधि नाम से ही जैसा स्पष्ट है, पी और एन की संधि है, जिसमें पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो उनके संपर्क स्थान पर जो बनने वाली संधि है, सीमा है, उसे पीएन संधि कहते हैं। जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, पी और एन को जोड़ा गया तो यह जो संधि बनता है वह पीएन संधि कहलाता है। आप बाजार में इस प्रकार के डायोड आपने देखे होंगे, यह इसका संकेत है। पीएन संधि जब बनाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन और होल के विसरण से एक रिक्तीकरण परत बनती है, जिसमें मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं और इस परत में आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो धारा को नियंत्रित करता है। पीएन संधि के द्वारा डायोड बनाया जाता है। फॉरवर्ड बायस करने पर धारा बहती है या बढ़ती है और रिवर्स बायस करने पर धारा घटती है या लगभग धारा नहीं बहती है। अग्र अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत को समझाएं। अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस याद रखना है, पी और एन से ही जो संधि बनी हुई है। अब इस संधि के पी भाग को यदि बैटरी के धन टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो यह अग्र अभिनत कहलाता है। अग्र अभिनत होने पर इलेक्ट्रॉन होल आपस में प्रायः मिलने लगते हैं, जिससे बीच का जो रिक्तीकरण परत है वह पतली हो जाती है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है और धारा आसानी से बहती है। अर्थात पीएन संधि जो है वह अग्र अभिनत करने पर सुचालक की भांति व्यवहार करता है। जबकि यदि उत्क्रम अभिनत की बात करें तो उत्क्रम अभिनत में पीएन संधि के पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इसे उत्क्रम अभिनत कहते हैं। इसमें अवक्षय परत की चौड़ाई अधिक हो जाती है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण धारा का मान कम हो जाता है अथवा धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यह जो उत्क्रम अभिनत है इसे ऑफ अवस्था भी कहते हैं। पीएन संधि डायोड वाल्व के रूप में व्यवहार करता है कैसे? तो वाल्व का काम है एक दिशिक, कि एक दिशा में वह कुछ काम करने देता है, विपरीत दिशा आने पर वह रोक देता है। अर्थात एक दिशा में धारा प्रवाहित होने देगा और विपरीत दिशा में रोक देगा। जैसा हमने अभी देखा था कि जब पीएन संधि को अग्र अभिनत करते हैं तो संधि तल सुचालक की भांति व्यवहार करती है, अर्थात धारा प्रवाहित होने देती है। जबकि पीएन संधि को उत्क्रम अभिनत करते हैं तो वह कुचालक की भांति व्यवहार करता है और धारा प्रवाहित होने नहीं देती है अथवा रुकावट उत्पन्न करता है। यानी सिर्फ एक दिशा में धारा को प्रवाहित करता है और दूसरी दिशा में धारा को अवरुद्ध करता है। इस कारण इसे वाल्व के रूप में कहा जाता है। दिष्टकारी क्या है? दिष्टकारी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। यह मुख्य रूप से पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। आपके सवाल पूछे जाते हैं कि पीएन संधि का डायोड
सदिष्टकारी के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, जो धारा को एक ही दिशा में बहने देता है। इस दिष्टकारी रेक्टिफायर का उपयोग रेडियो, टीवी या अन्य उपकरणों को चलाने में किया जाता है, जहां प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है। दिष्टकारी के क्रियाविधि के आधार पर दो प्रकार हैं। पहला आपका है अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर, जो वह एसी करंट के आधे चक्र को केवल आधे चक्र को डीसी में बदलता है, जबकि पूर्ण दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर जो है वह एसी के दोनों चक्रों को डीसी में परिवर्तित करता है। आप जैसा चित्र से देख पा रहे हैं, आप इस चित्र में ध्यान से देखें तो चित्र यह आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का है, जिसमें देखिए यह ऊपर के जो करंट है केवल उसी को प्रवाहित होने दिया और नीचे के करंट को प्रवाहित होने नहीं दिया। जबकि यदि फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो वह ऊपर के करंट और नीचे के करंट दोनों को एक साथ प्रवाहित होने देगा। बुलियन बीजगणित क्या है? तो जॉर्ज बुले के द्वारा बनाया गया तार्किक क्रियाओं के आधार पर एक गणित है जो सत्य या असत्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दो ही मान संभव हैं, 1 और 0। चूँकि यह बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, जिसमें 1 और 0 यह दो ही डिजिट उपयोग में लाए जाते हैं। जो चर के रूप में केवल 1 और 0 का उपयोग होता है। कुछ लॉजिक क्रियाएं जैसे एंड और नॉट, ये सब जो है वह बुलियन बीजगणित पर आधारित होती है। इस गणित का उपयोग कंप्यूटर के लॉजिक बनाने में या फिर सर्किट के डिजाइन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर क्या है, इसके प्रकारों को लिखें। तो ट्रांजिस्टर जिस प्रकार से डायोड द्विआधारी था, ट्रांजिस्टर में त्रिआधारी होते हैं जो सिग्नल को प्रवर्धित करते हैं या स्विच करते हैं, धारा को नियंत्रित करते हैं। तो ट्रांजिस्टर एक यंत्र है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसका उपयोग सिग्नल को प्रवर्धित करने में, स्विच के रूप में और धारा को नियंत्रित करने में किया जाता है। यह आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। संरचना के आधार पर इसके 3 टर्मिनल इमीटर, उत्सर्जक, बेस, आधार और कलेक्टर संग्राहक होते हैं। इसे बनाने के लिए एक पट्टी पर दोनों ओर पी प्रकार की अशुद्धियां मिलाकर तथा बीच की पतली परत में एन प्रकार की अशुद्धियां मिलाकर पीएनपी बनाया जाता है। और ठीक इसके विपरीत यदि हम दोनों ओर एन प्रकार की अशुद्धि मिला दें और बीच की पतली परत में पी प्रकार की अशुद्धि मिला दें तो यह एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। इसके मुख्य उपयोग सिग्नल का प्रवर्धन, धारा का नियंत्रण और स्विच के रूप में किया जाता है। ट्रांजिस्टर के 2 प्रकार हैं, पीएनपी और एनपीएन। आप इस प्रकार से देख सकते हैं, पीएनपी और एनपीएन कि एक ही अर्धचालक क्रिस्टल पर दोनों ओर एन प्रकार की अशुद्धियां अर्थात पंच संयोजी मिलाते हैं और बीच की पतली परत में त्रिसंयोजी मिलाते हैं, इससे एनपीएन बनता है। जबकि दोनों ओर यदि त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाए अर्थात पी प्रकार बनाई जाए और बीच की पतली परत में पंच संयोजी मिलाई जाए तो इससे पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। आगे आपका है तार्किक गेट क्या है, लॉजिक गेट क्या है। तो तार्किक गेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एक से अधिक इनपुट सिग्नलों के आधार पर एकल आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करती है। अर्थात कई इनपुट देने पर वह केवल एक आउटपुट प्रदान करता है। यह तार्किक द्वार बुलियन नियमों पर आधारित है। बुलियन नियमों पर यह कार्य करता है। अब अगला है सत्यता सारणी क्या है। तो किसी तार्किक द्वार अर्थात लॉजिक गेट को समझने के लिए उसके इनपुट और आउटपुट के सभी संभव संयोजनों को दर्शाने वाला जो टेबल है
वह सारणी सत्यता सारणी कहलाता है। अर्थात सत्यता सारणी वह तालिका है जिसमें किसी लॉजिक गेट या लॉजिक क्रिया के सभी संभव इनपुट संयोजनों और उसके अनुसार उत्पन्न होने वाले आउटपुट को दिखाया जाता है। यह डिजिटल सर्किट को समझने और विश्लेषण करने का सरल तरीका है। इसमें जो सभी संभावित 0 और 1 होते हैं उस रूप में दर्शाए जाते हैं। आउटपुट के आधार पर पता चलता है कि सर्किट किस स्थिति में सत्य है अथवा असत्य है। प्रत्येक लॉजिक गेट की सत्यता सारणी अलग अलग होती है। सत्यता सारणी अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए यदि एंड गेट की बात करें तो एंड गेट का जो आपका इनपुट है वह यदि ए और बी है, इसका आउटपुट ए इंटू बी होता है। इसके अनुसार से A0 B0 A इंटू बी 1 होगा, 0 1 तो 0 होगा, 0 और 1 0 0 होगा। साथ ही साथ यदि दोनों इनपुट 1 रहे तो आउटपुट भी 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक गेट क्या है? तो अभी हमने देखा लॉजिक गेट को जो बुलियन बीजगणित पर आधारित होते हैं। बेसिक गेट वे मूल गेट हैं जिनके माध्यम से सभी डिजिटल सर्किट बनाए जाते हैं। अर्थात वे मूल गेट जिसकी सहायता से अन्य बड़े जटिल सर्किट बनाए जाते हैं वे बेसिक गेट कहलाते हैं। बेसिक गेट आपके एंड और नॉट हैं। एंड और नॉट इनके संकेत को आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ इनके आउटपुट भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे एंड का जो बुलियन व्यंजक होता है वह बाई बराबर ए इंटू बी होता है। और का बुलियन व्यंजक बाई बराबर ए प्लस बी होता है। और नॉट का बुलियन व्यंजक बाई बराबर ए वार होता है। तो इसके संकेत और इसकी सत्यता सारणी और साथ ही साथ इसके बुलियन व्यंजक ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे नेक्स्ट, यूनिवर्सल गेट क्या है? तो यूनिवर्सल गेट प्रायः नैंड गेट और नॉर गेट को संयुक्त रूप से यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यदि हम नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट एंड गेट और नॉट गेट का संयोजन होता है। इसका संकेत कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं और इसका बुलियन व्यंजक बाई बराबर ए इंटू बी का होल वार होता है। जबकि यदि और गेट की बात की जाए तो नॉर गेट की बात की जाए तो आपका जो नॉर गेट है वह और गेट तथा नॉट गेट का संयोजन होता है। और इसका जो बुलियन संकेत होता है, इसका जो संकेत है वह कुछ इस प्रकार का होगा। यह आपका और गेट है। इसके साथ में जब नॉट गेट लगा दिया जाए तो यह नॉर गेट बन जाएगा और इसका संकेत इस रूप में दिखाए जाते हैं। यह और के आगे एक बिंदु लगा दिया जाएगा तो यह नॉर गेट बन जाएगा। और इसका जो बूलियन व्यंजक है वह बाई बराबर ए प्लस बी का होल वार होता है। तो आपके यूनिवर्सल गेट में मुख्य रूप से आपके नैंड गेट और नॉर गेट हैं। नेक्स्ट, हाँ, अगर आप नैंड गेट और नॉर गेट का ये है आपका संकेत, ये दोनों का संकेत हैं और नीचे दी हुई इसकी सत्यता सारणी है। ध्यान देने वाली बात है कि आपके नैंड गेट में यदि दोनों इनपुट शून्य हो अथवा दोनों में कोई एक शून्य हो तो आपके जो आउटपुट हैं वह एक मिलते हैं। जबकि नॉर गेट में आपको एक तभी मिलेगा जब दोनों के दोनों इनपुट आपके शून्य होने चाहिए। अर्थात दोनों इनपुट शून्य होने पर आउटपुट हमें एक मिलता है नॉर गेट में। जबकि नैंड गेट की बात करते हैं तो दोनों इनपुट 1 होने पर हमको आउटपुट 0 मिलता है। जबकि अन्य स्थिति में संभावित अंकों में हमें आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अगले सवाल की बात करते हैं। एकीकृत परिपथ क्या है? एकीकृत परिपथ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट एक परिपथ है, एक सर्किट है जिसमें एक ही
सेमीकंडक्टर चिप पर, एक ही छोटा सिलिकॉन चिप पर कई सारे अवयव जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, प्रतिरोधक और संधियां एक साथ छोटे छोटे पैमाने पर शामिल होते हैं। कई संधियों को एक ही सर्किट पर लगा दिया जाता है। लगा देने के कारण से यह एकीकृत परिपथ कहलाता है। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह डिजिटल तथा एनालॉग सर्किट दोनों के लिए उपयोग में आता है। यह छोटा, हल्का और सस्ता होता है और छोटे, हल्के, सस्ते साथ ही साथ इसे तेज बनाया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, एलईडी डिस्प्ले इन सभी में करते हैं। तो एकीकृत परिपथ आईसी जो है वह इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एक क्रांति की तरह है। इसके कारण से सर्किट जो है माप में छोटे हो गए एवं उपयोग में आसान तथा तेज हो गए। संचार तंत्र क्या है, इसके अवयवों को बताएं। तो संचार तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को सुरक्षित रूप से तेजी से पहुंचाने का काम किया जाता है। अर्थात सूचना का संचरण, प्रसंस्करण और प्राप्ति सुनिश्चित करने वाला तंत्र संचार तंत्र कहलाता है। संचार तंत्र के प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं। मुख्य रूप से इसके 3 अवयव हैं: सूचना स्रोत, संचार माध्यम और प्राप्तकर्ता। अर्थात भेजने वाला, एक माध्यम, चैनल, और प्राप्त करने वाला। प्रेषक, ग्राही और माध्यम। प्रेषक, माध्यम तथा ग्राही, मुख्य रूप से यही इसके 3 अवयव हैं। फिर भी अन्य सबको देख लेते हैं। सूचना स्रोत, जिस जगह या युक्ति जहाँ से सूचना उत्पन्न होती है उसे सूचना स्रोत कहते हैं। संदेश, वह सूचना जिसे भेजना है। संकेतक, उस सूचना को किसी योग्य सिग्नल में बदला जाता है, जैसे माइक्रोवेव में बदलना हो या लाइट के रूप में बदलना हो या इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में बदलना हो। संचार का माध्यम, जिस माध्यम से उसे भेजा जाता है। आप उसे किस माध्यम से भेज रहे हैं, किसी तार के माध्यम से भेज रहे हैं या एंटीना के माध्यम से भेज रहे हैं। शोर, संचार प्रक्रिया में होने वाली अवांछनीय बाधा शोर कहलाती है, जिसमें हिस जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है, आवाज़ उत्पन्न होता है। ये अवांछनीय सिग्नल है जो प्रायः बाधा उत्पन्न करते हैं। प्राप्तकर्ता, संकेत को मूल सूचना में बदलता है और उसे प्राप्त करता है। गंतव्य, जहां सूचना को पहुंचना होता है, उदाहरण के लिए श्रोता या दर्शक। निम्न को परिभाषित करें। प्रेषक, तो प्रेषक वह यंत्र या व्यक्ति जो सूचना को भेजता है। ग्राही, जो सूचना को प्राप्त करता है। मॉड्यूलन, वह प्रक्रिया जिसमें सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति के वाहक संकेत के साथ बदलकर भेजा जाता है। विमॉड्यूलन, जिसे पुनः सूचना की प्राप्ति की जाती है। प्रवर्धक, चूँकि सिग्नल कमज़ोर होने के कारण दूर तक जा नहीं पाते हैं, इस कारण से कमज़ोर सिग्नल को बढ़ाकर मजबूत किया जाता है। ट्रांसड्यूसर, यह एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदलता है, जैसे माइक्रोफोन आपकी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिग्नल, सूचना का वह रूप जिसे प्रेषण और प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है। फैक्स, फैसिमाइल, इसका आपका फुल फॉर्म पूछा हुआ है फैक्स का। फैक्स एक यंत्र है जो कागज़ पर लिखी डॉक्यूमेंट में छपी सूचना को दूरस्थ स्थान पर भेजता है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाने वाली डिजिटल संदेश सेवा है। www, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों और संसाधनों का एक विशाल नेटवर्क जाल बनाता है। शोर, संचार प्रक्रिया में आने वाली अवांछित बाधा अथवा आवाज़ या सिग्नल को शोर कहते हैं। अगला है आपका चैट। इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से तत्काल संदेशों का आदान प्रदान चैट कहलाता है। ई कॉमर्स, इंटरनेट पर सामान अथवा सेवाओं की खरीद बिक्री और लेन देन ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, मॉड्यूलन की विधियों को परिभाषित करें। तो मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना सिग्नल को उच्च आवृत्ति वाले वाहक सिग्नल में बदलकर भेजा जाता है ताकि दूर तक प्रभावी ढंग से प्रसारित हो सके। इस मॉड्यूलन की 3 विधियां हैं, जिसमें पहला आपका है एफएम, जिसमें
वाहक की आवृत्ति को सूचना सिग्नल के अनुसार बदलना होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दूसरा है आपका AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें वाहक की एम्पलीट्यूड अथवा आयाम को सूचना सिग्नल के अनुसार बदलना होता है। और तीसरा आपका है फेज मॉड्यूलन, जिसमें कला के अनुसार सूचना सिग्नल के अनुसार बदलना होता है। उदाहरण के लिए FM में आपको FM रेडियो 98.3 FM जिसे आप सुनते हैं, AM में आपका जो रेडियो का प्रसारण, समाचार का प्रसारण किया जाता है वह AM में किया जाता है। और फेज मॉड्यूलेशन के अंतर्गत डिजिटल संचार या सैटेलाइट संचार उपयोग में आते हैं। अंकीय तथा अनुरूप सिग्नल क्या है? अंकीय सिग्नल और अनुरूप सिग्नल। अनुरूप सिग्नल एक डिजिटल सिग्नल है जो सतत रूप में समय और आयाम के अनुसार बदलता है। यह आपके इस रूप में तारों में भी प्रवाहित होती है। यह समय के साथ लगातार बदलता है। इसके अनंत मान संभव हैं। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग जो अनुरूप रूप में आगे बढ़ते हैं, अनुरूप सिग्नल के रूप में आगे बढ़ते हैं। जबकि अंकीय सिग्नल डिजिटल सिग्नल वह 0 और 1 के रूप में होता है। 0 और 1 के रूप में होता है। निचले मान को 0 और ऊपरी मान को 1, इस प्रकार से 0 और 1 के रूप में ही यह आगे बढ़ता है। इसके समय और आयाम के मान सीमित हैं। यह अधिक विश्वसनीय और शोर प्रतिरोधी होता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर डेटा या डिजिटल घड़ी में आपके अंकीय सिग्नल प्रवाहित होते हैं। प्रसारण क्षेत्र और ट्रांसमीटर ऊंचाई के बीच संबंध स्थापित करें। तो किसी भी एरिया में प्रसारण के लिए जो एंटीना लगाए जाते हैं वह एक निश्चित दूरी के निश्चित क्षेत्रफल को ही कवर कर पाते हैं। तो उसका जो सूत्र है वह D बराबर √2RH, जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या और H एंटीना की ऊंचाई होती है। एंटीना की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी उतना अधिक प्रसारण एरिया कवर कर पाएगा, तो यह सूत्र आपका पूछा हुआ है, D बराबर √2RH। लेजर क्या है और मेशर क्या है? यदि लेजर की बात करें तो लेजर आपका फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक ऐसा उपकरण है जो अधिक तीव्र, एक वर्णीय, समांतर और सुसंगत प्रकाश उत्पन्न करता है। इसकी सारी विशेषता इसी में आ जाती है कि यह एक वर्णीय होता है, अत्यधिक तीव्र होता है, इसका विचलन बहुत कम होता है, अर्थात कोणीय प्रसार बहुत कम होता है, यह सुसंगत होता है। अब यदि इसके उपयोग की बात की जाए तो लेजर का उपयोग फाइबर ऑप्टिक संचार में किया जाता है। चिकित्सा, आँखों में ट्यूमर का इलाज, आँखों में जो लेंस लगाए जाते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। पथरी को गलाने में किया जाता है। और उद्योगों में पत्थर अथवा धातु के चादरों को काटने और वेल्डिंग करने में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ CD/DVD का जो लेजर, CD/DVD जो है वह भी लेजर पर आधारित होता है, जिसमें लेजर द्वारा बर्न किया जाता है एवं रीड भी किया जाता है। एवं साथ ही साथ लेजर प्रिंटर भी इस पर कार्य करते हैं। इसका अगला है आपका मेशर ठीक लेजर की तरह ही मेशर भी है। वहाँ लेजर में लाइट है और मेशर में माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मेशर एक ऐसा उपकरण है जो माइक्रोवेव क्षेत्र में उत्तेजित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करते हुए तरंगों को प्रवर्धित करता है। मेशर भी लेजर की तरह स्टिमुलेटेड इमिशन पर आधारित होता है, लेकिन इसमें प्रकाश के स्थान पर माइक्रोवेव तरंगें उत्पन्न या प्रवर्धित की जाती है। इसकी विशेषता तो परिभाषा में ही जैसा क्लियर देख रहे हैं कि यह अत्यंत अस्थिर और शुद्ध माइक्रोवेव होता है। यह बहुत कम शोर उत्पन्न करता है तथा उच्च आवृत्ति स्थिरता होती है। मेशर का उपयोग रेडियो खगोल विज्ञान के अध्ययन में, उपग्रह संचार में, जो परमाणु घड़ियां हैं, सटीक परमाणु घड़ियां बनाने में और वैज्ञानिक अनुसंधान में
किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे सवाल देखे। सवाल आपके सभी चैप्टर से जुड़े हुए हैं। आप पिछले जितने वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए हैं उन सारे वीडियो को देखकर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन करने के साथ साथ ही यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं, जिससे आपका जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपके साथ डिस्कशन करके आपके प्रायः काफ़ी सारे लघुत्तरीय सवाल को हमने यहाँ डिस्कशन किया। आप इन वीडियो को ध्यान से देखें और आगे अपनी परीक्षा की तैयारी करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।